इब्राहिम ट्राओरे के बारे में आज की नवीनतम जानकारी और एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ। विश्व बैंक प्रमुख से तीखा जवाब। इब्राहिम ट्राओरे ने विश्व बैंक के प्रमुख को कठोर मैसेज भेजा, योर प्लंडर एंड्स टुडे। इससे उनके स्वनिर्भर अफ्रीका के एजेंडे पर उनका ठोस रुख सामने आया। अफ्रीकी संघ एयू पर दबाव, बुर्किना फासो की भूमिका को लेकर एयू ने उनसे संवाद स्थापित किया। हालांकि पहले वे उन्हें निलंबित करते रहे। इसके बाद उन्होंने अफ्रीकी मसलों पर एयू को खुलकर अपनी बात रखने पर मजबूर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र एवं एयू का दबाव पर मिली चुप्पी यूएन और एयू ने मिलकर बुर्किना फासो को चेतावनी दी, लेकिन ट्राओरे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उनकी चुप्पी भी अब एक रणनीतिक उन्नति मानी जा रही है। युवा अफ्रीकी नेता के रूप में प्रभाव 37 वर्ष की आयु में ट्राओरे अफ्रीका के सबसे युवा शासक हैं। भारतीय वस्तुगत धारणाओं के साथ ऐतिहासिक संकरिज्म, थॉमस सांकवारा के विचार को पुनर्जीवित करने की भावना उनके भाषणों में झलकती है। साल 2022 में बुर्किना फासो में 2 कूप हुए, पहले दमीबा और फिर इब्राहिम ट्राओरे। दोनों ही इंसर्जेंसी, विशेषकर जिहादी हिंसा का सामना करने का दावा करते थे। हालांकि स्थिति बिगड़ती गई। गृह युद्ध में नागरिकों की मौतें बढ़ीं, विस्थापन फैला, चारों ओर अस्थिरता छाने लगी। ट्राओरे की सत्ता में मजबूती। ट्राओरे ने तुरंत जनरल मोबिलाइजेशन घोषित किया कि सभी नागरिक सेना के साथ खड़े हों। उन्होंने चुनावों को स्थगित किया, यह कहते हुए जब तक देश में शांति वापस नहीं आती तब तक लोकतंत्र संभव नहीं। परिणाम स्वरूप उन्होंने वर्ष 2024 तक सत्ता का विस्तार कर दिया। सोने का जन्मास्त्र। नवंबर 2023 में ट्राओरे ने बुर्किना फासो का पहला सोने का रिफाइनरी खोलने की घोषणा की। इसका उद्देश्य सोने को देश के अंदर रिफाइन करना था, जिससे राष्ट्रीय आय और रोजगार बढ़े। साथ ही उन्होंने छोटे सोने व्यापारियों को जब्त कर नियंत्रण और समाधान की प्रक्रिया लागू की। इससे सरकार को राजस्व में मदद मिली, लेकिन असली लाभ देखा अब भी बाकी है। विदेशी नीति का बदलाव। ट्राओरे ने फ्रांस से दूर हटकर रूस और तुर्की की ओर रुख किया। देश से फ्रांसीसी सैनिकों को निकाल फेंका गया और वागनर ग्रुप की कथित सहायता से संबंधों को मजबूत किया। इससे वो युवा अफ्रीकी नेता के रूप में आधिपत्य से लड़ता दिखा। प्रोग्रेसिव एंड पॉपुलर रेवोल्यूशन। अप्रैल 2025 को ट्राओरे ने प्रोग्रेसिव एंड पॉपुलर रेवोल्यूशन घोषित की, जो सांकवारा युग के आदर्शों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक कदम थी। इसमें राजनीतिक स्थगन और 5 वर्षों का अतिरिक्त सरकारी कार्यकाल शामिल था। उन्होंने सोने, तेल, औद्योगिक योजनाओं को राष्ट्रीयकरण भी किया। सेना और मानवाधिकार। उनकी सरकार ने 25 फरवरी 2024 को नॉनदिन सोरो कांड में 223 नागरिकों की कथित हत्या की, जिसमें सेनाएं भी शामिल थीं। अगस्त 2024 में बार्सलोगो में 600 से अधिक नागरिकों की हत्या हुई, जिन्हें संसद और मानवाधिकार संगठनों ने गंभीर उल्लंघन बताया। सांस्कृतिक रूप से उनके नेतृत्व के पक्ष में युवा खासे उत्साहित थे। पॉपुलिस्ट और पैन अफ्रीकी दृष्टिकोण से विरोध भी उतना ही जोरदार था। अमेरिका, यूएन, एयू, कुछ नागरिक संस्थाएं सभी गंभीर चिंता व्यक्त कर रही थीं। रूढ़िवादी लोकतंत्र वर्सेस पैन अफ्रीकी। युवा नेतृत्व। ट्राओरे का नेतृत्व विवादास्पद है। एक तरफ युवा प्रेरणा, स्वशासन और आत्मनिर्भरता का दृष्टिकोण, दूसरी ओर लोकतांत्रिक अभाव, मानवाधिकार उल्लंघन और सैन्य शासन की आलोचना। अफ्रीका की राजनीति लंबे समय से उपनिवेशवाद, तानाशाही और वैश्विक हस्तक्षेप के बीच झूलती रही है। लेकिन पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश बुर्किना फासो अब एक युवा नेता की अगुवाई में इतिहास को पलटने की कोशिश कर रहा है। इस नेता का नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। मात्र 37 वर्ष की उम्र में वे अफ्रीका के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए। पर यह कोई सामान्य सत्ता परिवर्तन नहीं था। यह एक चुपचाप उभरती क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने अफ्रीका की नींव को दोबारा से परिभाषित करना शुरू कर दिया। एक सैनिक से राष्ट्र नेता बनने तक ट्राओरे बुर्किना फासो की सेना के एक कैप्टन थे। उनका जन्म 1988 में हुआ था। वह शुरुआत से ही क्रांतिकारी विचारों के पक्षधर थे। वे थॉमस सांकारा से बेहद प्रेरित रहे, जो बुर्किना फासो के पहले क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं। साल 2022 में जब देश चरमपंथ
गरीबी और अराजकता की आग में जल रहा था, देश के राष्ट्रपति पॉल हेनरी डामीबा जनता को सुरक्षा देने में विफल हो चुके थे। इब्राहिम ट्राओरे ने एक सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह रक्त रहित था, लेकिन ऐतिहासिक था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि यह सत्ता लूटने की नहीं, देश को बचाने की क्रांति है। लोकतंत्र बनाम स्थिरता, ट्राओरे का नजरिया। दुनिया भर से जब ट्राओरे से लोकतांत्रिक चुनाव करवाने की मांगें आने लगीं, तो उनका एक सीधा सा उत्तर था, पहले देश को जिंदा रहने दो, फिर लोकतंत्र भी आ जाएगा। उनका मानना था कि जब हर दिन मासूम लोग आतंकियों के हाथों मारे जा रहे हों, तो लोकतंत्र का दिखावा करना जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। ये कथन पश्चिमी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को नागवार गुजरा, लेकिन ट्राओरे ने झुकने से इनकार कर दिया। जनवरी 2024 में उन्होंने 5 साल के लिए एक क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की, जिसे उन्होंने नाम दिया जन क्रांति सरकार। इस व्यवस्था में सेना और नागरिक प्रतिनिधि मिलकर शासन करेंगे। यह ना तो तानाशाही होगी और ना ही दिखावटी लोकतंत्र, बल्कि एक स्थायित्व आधारित संरचना होगी। पैन अफ्रीकी विचारधारा का पुनर्जागरण। इब्राहिम ट्राओरे केवल अपने देश की चिंता नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एक बहुत बड़ी तस्वीर देख रहे थे। वह तस्वीर थी पैन अफ्रीकी विचारधारा की वापसी। उन्होंने खुले मंचों से कहा, अफ्रीका को अब दूसरों की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर जीना होगा। उन्होंने अफ्रीकी देशों से आह्वान किया कि वे एकजुट हों, अपने संसाधनों पर अधिकार जमाएं और विदेशी नियंत्रण से बाहर निकलें। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने मिलकर एक अफ्रीकी गठबंधन बनाया है, जिसका उद्देश्य है सुरक्षा, संसाधनों और नीति निर्माण में एकता लाना। यह एक नई पैन अफ्रीकी लहर की शुरुआत थी। फ्रांस और पश्चिम के साथ टकराव ट्राओरे ने बुर्किना फासो से फ्रांसीसी सेना को बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, हमें किसी की छांव नहीं चाहिए, हमें अपनी धूप चाहिए। उन्होंने फ्रांसीसी दूतावास के दखल और सांस्कृतिक प्रभुत्व को भी चुनौती दी। इस निर्णय के बाद कई पश्चिमी देश नाराज हुए। सहायता रोकने की धमकियां भी दी गईं, और ट्राओरे का जवाब था, जो मदद हमारी आज़ादी छीन ले वो मदद नहीं, जंजीर है। उन्होंने रूस, चीन और कई अफ्रीकी देशों के साथ नई साझेदारियां बनाई। इससे यह स्पष्ट हो गया, ट्राओरे एक नई भू राजनीतिक धुरी तैयार कर रहे हैं। शिक्षा, कृषि और तकनीक में क्रांति ट्राओरे समझते हैं। क्रांति सिर्फ भाषणों से नहीं होती, इसे जमीन पर उतारना पड़ता है। उनकी सरकार ने शिक्षा प्रणाली में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, जब बच्चे अपनी भाषा में सोचेंगे भी वो स्वतंत्र सोचेंगे। कृषि में उन्होंने भूख नहीं अधिकार अभियान चलाया, जहां किसानों को सीधा बीज, तकनीक और फसल सुरक्षा दी गई। साथ ही उन्होंने बुर्किना फासो के युवाओं को टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण और धन सहायता भी शुरू की। युवा और महिलाओं की भागीदारी। ट्राओरे का मानना है कि कोई भी क्रांति अधूरी है जब तक उसमें युवाओं और महिलाओं की बराबर की भागीदारी न हो। उन्होंने देश भर में युवा रक्षा ब्रिगेड बनाई, जिसमें हजारों युवाओं को प्रशिक्षित किया गया ताकि वे देश की आंतरिक सुरक्षा और पुनर्निर्माण में योगदान दे सकें। महिलाओं के लिए शिक्षा और व्यापार में विशेष योजनाएं चलाई गईं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ट्राओरे ने बुर्किना फासो की मूल सांस्कृतिक पहचान को फिर से जीवित करने का कार्य भी शुरू किया। उन्होंने कहा, हमारे वस्त्र, हमारे गीत, हमारे रीति रिवाज, यही हमारी असली ताकत है। देश में पश्चिमी संस्कृति की नकल के स्थान पर स्थानीय परंपराओं को गौरव दिया गया। उन्होंने बुर्किना फासो की पारंपरिक कलाओं और लोक साहित्य को विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्थान दिलाया। चुनौतियां और आगे की राह। हालांकि इब्राहिम ट्राओरे की राह आसान नहीं है। देश में अभी भी सुरक्षा खतरे हैं। कई बाहरी शक्तियां अंदरूनी अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी उनके सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद वे आशा, आत्मनिर्भरता और आत्मबल के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ट्राओरे अफ्रीका का नया चे गुवेरा है? बहुत से लोग
इब्राहिम ट्राओरे की तुलना चे ग्वेरा, थॉमस सांकारा, यहाँ तक कि नेल्सन मंडेला से भी करने लगे हैं। लेकिन ट्राओरे खुद कहते हैं, मैं किसी की छाया नहीं, एक नई रोशनी बनना चाहता हूँ। उनकी सोच, उनका साहस और उनकी क्रांति इस बात की गवाही देती है कि अफ्रीका जाग रहा है। ट्राओरे सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक आंदोलन, एक दृष्टिकोण और एक आने वाले पैन अफ्रीकी युग की नींव है।